नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और शाम के 5 बज चुके हैं। मैं भी कलाकार। जी हाँ, ये वही कार्यक्रम है जो कलाकारों को समर्पित है और जिसमें अलग-अलग क्षेत्र से संबंधित कलाकारों के विषय में हम जानते हैं, उनकी कलाओं को भी समझते हैं और उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिलता है हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए फटाफट से आप जुड़ जाइए और इसको लाइक कमेंट के साथ अधिक से अधिक आप इसको शेयर भी करिएगा और मैं आपको आज के कलाकार से मिलवाती हूँ सबसे पहले। तो चलिए स्वागत करते हैं हम लोग आदरणीय देबू सेठ जी का। और जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है इनका पूरा परिचय, तो देबू सेठ जी बहुत ही शानदार गायक हैं और आज इनकी गायकी का एक हस्ताक्षर, एक नमूना हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सुप्रसिद्ध गायिका उषा टंडन जी के सुपुत्र हैं और भी बहुत सारी बातें आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे, इनकी बातों से, इनके संबंधित और क्या-क्या करते हैं ये। तो विश्वजीत वर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर देबू जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार आपको, और आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे इस पटल के लिए, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको। देबू जी, कैसा लग रहा है आज आपको जज्बातों के भवसागर पे आके? स्मिता जी, आपका और आपके चैनल का इस माध्यम का हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं देबू सेठ आज आपके समक्ष हूँ और कुछ अपने मन की बातें आपसे साझा करूँगा और कुछ स्मिता जी की बताए हुए रास्ते पे। जी हाँ, बिल्कुल। और चलेंगे। हाँ, इतने जी। विपरीत माहौल में कुछ अच्छे पल अगर किसी को मिल जाएँ या हम उसके माध्यम बने, तो इस समय इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आज उसकी एक पहल है, उसकी एक कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग जुड़ेंगे, इन भावनाओं को समझने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि इस माहौल में ये पल ढूँढना और इसको जीना और लोगों तक पहुँचाना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं सर कुछ लोगों के मैं नाम लेते चलूँगी क्योंकि लोग सभी काम छोड़ करके आपके साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत वर्मा जी हैं, जयप्रकाश चंदेल जी हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, राम सिंह यादव जी, और सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं और आपका स्वागत भी कर रहे हैं। तो देबू जी, सबसे पहले बातों की शुरुआत तो यहीं से है कि चूँकि संगीत तो मैंने आपके तो बहुत सारी गायकी यूट्यूब पे भी सुना है, बहुत सारे एल्बम्स हैं आपके। आपने कब से शुरू किया और कब आपको लगा कि ये मेरी मतलब मेरा शौक नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपका पैशन होगा शायद, जिस ड्रम के जिस तरह से आप गाते हैं। तो कहाँ से शुरुआत की आपने? स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों से इजाज़त मांगते हुए, अपनी माँ जो मेरी प्रथम गुरु हैं, उनसे इजाज़त मांगते हुए ये सबको साझा करना चाहूँगा कि मुझे संगीत विरासत में मिला। मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के तौर पे संगीत की कोई शिक्षा नहीं प्राप्त करी, पर मुझे इस बात का बड़ा आशीर्वाद मैं कहूँगा मिला है ज़रूर कि बचपन से मुझे मेरे खून में मेरी माँ, उन्होंने करीब 45 साल तक बहुत लंबा सफ़र उन्होंने म्यूज़िक और संगीत की साधना में बिताया है। श्रीमती उषा टंडन के नाम से उन्होंने अपना पूरा जीवन गाया और पूरी बिल्कुल। दुनिया को अपनी अपनी टैलेंट से मनमुग्ध कर दिया। और क्योंकि बचपन से ही घर में संगीत का इतना माहौल रहा, तो मुझे ये बड़ा एक सहज रूप से जैसे हवा में होता है वैसे मुझे मिला बिल्कुल। और उसको मैं बचपन से ही ग्रहण करता रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ईश्वर ने सुर को थोड़ा-सा प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता नहीं दी होती, तो शायद मैं भी इस चीज़ को जज़्ब नहीं कर पाता। पर ये तो भगवान का आशीर्वाद कि मुझको पहले तो माहौल और मेरी माँ सरस्वती स्वरूप उन्होंने मुझे पैदा किया, तो
मुझको उनके खून में आपके है। खून में आ गया, बिल्कुल। और संगीत जिसके खून में हो, उसे अगर शिक्षा ना भी मिली हो, क्योंकि तानसेन ने किसी से सीखा नहीं था, और इस बात को कभी भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। गॉड गिफ्ट इसको कह सकते हैं, और आपको तो खैर विरासत में मिला हुआ है। ईश्वर और की उषा जी की, जी, जी। और उसी उसी तहत मुझको जो बचपन से सुनने को सीखने को मिला, तो उसका तो कोई सानी हो नहीं सकता। क्योंकि घर में जब नर्सरी होती है तो आपकी बागवानी हमेशा फलती फूलती है। जहाँ तक संगीत को समझने की उम्र में कहूँगा, तो हाँ, मैं 5-6 साल का था, तब से मुझे ऐसा याद है कि मैं गाने लगा था। और जब मैं करीब 10 साल का था, तो मेरी माँ के उस्ताद, मरहूम उस्ताद हमारे राहत अली खां साहब, राहत वो अली खां जी, जी। जी, गोरखपुर में सन 76 में आकाशवाणी की स्थापना हुई, और मेरे पिता डॉक्टर प्रभाकर सेठ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर फिजियोलॉजी कार्यरत थे। उन्होंने उस कॉलेज की नींव रखी, एक तरह से स्टार्ट किया एज अ फाउंडिंग टीचर। तो मैं तो बहुत बचपन से सन 73 से गोरखपुर में पहुंच गया था। और 79 की बात है जब 76 की बात है जब गोरखपुर आकाशवाणी स्टार्ट हुआ, और 77-78 में राहत अली खान साहब ने मेरी माँ को सिखाना शुरू किया, और वो फॉर्मली घर पे आकर के उनको सिखाते थे। और मैं बचपन में जो आवाज़ें कान में गईं, वो जज्ब होती चली गई, जैसा मैंने आपसे बताया। और जी वो हाँ, सब, वो सारी धरोहर, मैं इस बात को ज़रूर नतमस्तक प्रणाम करूँगा, मेरे अंदर आई, और उसको मैं एज अ पैशन आज प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये ज़रूर है कि मैंने एज अ फॉर्मल म्यूज़िक प्रोफ़ेशन नहीं नहीं, अपना। हाँ, बिल्कुल। और ये सारी बातें हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो देवा जी, ज़रूर, सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या है? जैसे मैंने आपकी जब आपका प्रोफ़ाइल पढ़ रही थी, तो गीत, गज़ल, भजन, सुगम संगीत से संबंधित जितने भी विधाएँ हैं, लगभग आप सब में गाते हैं। लेकिन फिर जी, भी एक इंसान की अपनी एक पसंद होती है। जी। क्या कोई ऐसा कुछ है स्पेसिफ़िक कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है? देखिए, संगीत तो मूलतः हर नाद से बना है, हर तरह की आवाज़ से उसका सम्मिश्रण हो करके ही संगीत बनता है। पर संगीत जो भारतीय हिंदुस्तानी संगीत है, तो जो क्लासिकल या शास्त्रीय गायन है, वो उसका मूल है, वो उसकी फूल जड़ है, है। इसकी आत्मा है, जड़ है। सही जी। बात। तो 7 सुर जो हैं, वो उसी बेस, उसी थाट से बने हुए हैं, और उन्हीं रागों से सब कुछ बना है, राइट? तो बिल्कुल। मूलतः तो शास्त्रीय गायन सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, और हाँ, सबसे बिल्कुल, हाँ, उसकी जड़ है, उसका मूल है, आधार है, बल्कि ये कहें हाँ जी। कि उसकी आत्मा है वही। बाकी तो शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, गज़ल, गीत, भजन, ठुमरी, दादरा, ये सब मुझे बहुत पसंद है, और मैं सुनता भी हूँ, और थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ। जी। बिल्कुल, और उस कोशिश का एक छोटा-छोटा सा उदाहरण आज हमको और हमारे दर्शकों को भी मिलता रहेगा ना, तो फिर ये ये जो शाम है, ये जो आज का समय है ना, ये बहुत खुशनुमा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही आग्रह करूँगी कि एक पसंदीदा कोई भी आपका जो आपको बहुत पसंद हो, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और बीच-बीच में बातें करते रहेंगे। बातों के तो खैर धनी हैं हम दोनों ही। जो आज का समय और परिप्रेक्ष्य है, उसको जी, मद्देनज़र रखते हैं, और जो अभी हमारे पूरे देश में एक इतना बड़ा संकट सभी पे आया हुआ बिल्कुल। है, और जिसका कि मैं कहूँगा कि अ, इतना बड़ा ख़िमाज़ा पूरी दुनिया ने झेला देखा है। है, जी। बिल्कुल। हमारे देश में कितना बड़ा प्रकोप प्रकोप इस समय है, और कितने लोगों की जान गई है। तो सबसे पहले एक ईश्वर को प्रार्थना, जो जो लोगों की जान गई है, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए, और जिन लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है, उनको शक्ति के लिए।
एक ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है जो कि मरहूम जगजीत साहब ने बहुत ही सुंदर गाया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। जी बिल्कुल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे समर्थ अगम्य पुराण, हे समर्थ अगम्य पुराण, मोह माया धार, मोह माया धार। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल। बहुत ही खूबसूरत। और वाकई इस माहौल में इस ऐसी आवाज, ऐसे भजन, ऐसे अरदास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपने कहीं किसी दूसरी दुनिया में आप हमें लेकर के चले गए और
बहुत ही खूबसूरत, पूरा माहौल ही बदल गया। चलिए मैं कुछ लोगों की कमेंट्स ले लेती हूँ सर। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। जयप्रकाश चंदेल जी हैं, वो भी वाह वाह कह रहे हैं। शशांक मौली जी हैं, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं एक अच्छे कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छे इंसान और कलाकार का स्वागत है। तो आपका स्वागत कर रहे हैं बेहद रोचक अंदाज से। मुकेश कुमार जी हैं, नाइस बोल रहे हैं। राणा प्रताप सिंह जी हैं, बहुत खूब बोल रहे हैं। साथ ही शशांक मौली जी बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। राजीव यादव जी हैं, अति सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार बोल रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति जी हमसे जुड़े हुए हैं। सर मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं ये, और उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, जबरदस्त कलाकार हैं। वो भी अपने आप को कला साधक बोलते हैं। और साथ ही हमसे जुड़े हुए हैं विश्वजीत वर्मा जी। सर ये भी नेशनल फोटोग्राफी विनर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं ये फोटोग्राफी में, और बहुत ही अद्भुत है और लिखते भी बहुत अच्छे हैं ये विश्वजीत वर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बहुत ही सूफियाना आवाज है आपकी, परम सत्ता से जोड़ देने की शक्ति है आपकी गायकी में। तो सूफियाना आवाज के धनी सुरेंद्र प्रजापति जी आपको कह रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जी मेरा मानना है ईश्वर से हृदय का मिलाप स्वर के माध्यम से होता है। बिल्कुल। और अगर स्वर का आशीर्वाद मिला है, माँ सरस्वती की कृपा है, तो उसका नाद करना भी उतना ही जरूरी है, जिससे कि हम ईश्वर से अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सके। और ये करना अपने स्वांता सुखाय के लिए बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में आज जो हालात हैं, जिसमें कि हर इंसान को मजबूरन अपने घर में एक तरह से रुकना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा दिलों पे और मनों पे आ रहा है। उस चीज को बहुत ही सहज रूप से मैनेज करने के लिए मैं समझता हूं किसी ना किसी तरीके की आराधना और किसी न किसी तरीके का एक ईश्वर से मिलने का तरीका जरिया है संगीत। हाँ बिल्कुल। और हर इंसान को अपना मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो अगर गा नहीं रहा है तो सुन रहा हो। सुनने से अच्छा, सुनने से मन बहलता है और मन में एक तरह से दृढ़ निश्चय आता है। आज दृढ़ निश्चय करने का समय है। ये बहुत ही विकट और बहुत ही खराब वक्त है, जिसने कि हमारी पूरी इकोनॉमिक साइकिल की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी है, और उसकी वजह से मानसिक असंतुलन बहुत ज्यादा और बहुत गहरा है लोगों के मन में। तो पता नहीं कब हम इससे उभरेंगे और कैसे निकलेंगे। खैर कुछ चीजें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो हमारे हाथ में होता है और जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमें करना भी चाहिए और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। और उस क्षेत्र में आज उस माहौल को थोड़ा सा तब्दील करने के लिए ये पटल हमेशा तत्पर रहता है। और बस आप लोग भी जुड़े रहिए और लाइक कमेंट के साथ में इसको शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उस एक जो एक जाल सा बन गया है, मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हैं, उसी नकारात्मक माहौल में हम लोग घुसते चले जा रहे हैं। तो वहां से निकल कर कि कुछ अच्छा पल अगर हम किसी को दे सके तो ये भी एक समाज सेवा ही है। तो आप लोग भी इसको शेयर करिए। मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ। हमारे साथ में भरत सिंह रावत जी, जो एक ओजस्वी कवि हैं और बहुत शानदार हैं। मेरा एक सेशन उनके साथ हो चुका है और कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो बोलते हैं और उनकी जब कलम बोलती है। तो अमित सिंह जी हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। और सुनीता श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी गायिका हैं, ये भी संगीत मन को शांति देता है, ऐसा कह रही हैं वो। तो मैं आप सभी की बातों से भी सहमत हूँ और सभी लोग आपकी बातों से भी देवू जी सहमत हैं पूरी तरह से। सभी का स्वागत है। देवू जी, संगीत तो खैर उसके अंदर वो जो शक्ति है ना, कि वो हीलिंग पावर है। वो किसी भी अवसाद से, किसी भी माहौल में आपको उसमें अगर संगीत का दामन आपने पकड़ लिया तो आप कभी भी निराशा में नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो खैर आपने तो पकड़ ही लिया है। और आपके जीवन में क्या क्या और मुकाम आए संगीत के क्षेत्र में घुसते हुए, उसके बारे में एक जिक्र करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बचपन का तो मैंने शुरुआत में हाँ, किया था। आकाशवाणी और तो दूरदर्शन में तो आपने परफॉर्मेंस किए हैं। मैंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, गोरखपुर माध्यम से मैंने परफॉर्म किया जी। और उस्ताद राहत अली खान साहब ने मुझे सबक भी दिया और उनकी बनाई सारी कॉम्पोजिशंस का जो एक धरोहर मुझे मिली हाँ। और जो सुनने को मिला, उससे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो मिला। तो वो मेरा प्लेटफॉर्म और मेरी फाउंडेशन थी। उसके बाद गोरखपुर में 85 में मैंने छोड़ा, मैं कानपुर आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और हमारा घर है वहाँ पे। पर मैंने संगीत सुनना नहीं छोड़ा और गाना नहीं छोड़ा। चाहे फॉर्मली नहीं गा रहा था तो शायद अपने लिए गा रहा था और ताउम्र अभी तक मैं कहूँगा स्वांता सुखाए के लिए अपने लिए ही मन से अपने आप को हील करने के लिए और अपनी किसी भी तरीके की मुश्किल अवस्था में आए हुए समय को व्यतीत करने के लिए जो संगीत का मलहम मैंने अपने आप पे लगाया, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो मैंने सुनना, अच्छा संगीत सुनना नहीं छोड़ा। तो उस्ताद अली खान साहब और मेरी माँ की गाई हुई गज़लें, गीत, भजन तो मेरे मन में थे ही और कैसेट्स के माध्यम से मैं सुनता रहा उनको। पर बहुत बड़े-बड़े और गुणी संगीत यज्ञों को मैंने सुना और लाइव सुना और बचपन में उनको अपने घर पे आते देखा, सुना, उनसे इंस्पायर हुआ और बराबर संगीत की साधना मेरे लिए एक तरह से देखा जाए तो एक मेरी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बनी और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी शाम को अगर मैं ये साज लेकर के आवाज़ ना लगाऊं तो मुझे वो दिन पूरा हुआ दिखता नहीं है और मुझे एक खालीपन और एक सन्नाटा सा अपने मन में लगता है। और मुझे ये करके एक तरह से सुकून मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ देबू जी, मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि मैं राइटर हूँ, पोएटेस हूँ, लिखती हूँ, तो लिखने के बाद में या कुछ गुनगुनाने के बाद में ना मुझे लगता है कि जैसे मेडिटेशन के बाद में जो एनर्जी, अगर आप मेडिटेशन करते हो या कोई भी करता हो, तो मेडिटेशन या ध्यान के बाद में ना अंदर आपको एक ऊर्जा सा महसूस होता है, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, लगता है कोई बंधन नहीं है, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है दुनिया के, सब खत्म हो जाता है। मुझे लिखने के बाद वो महसूस होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि संगीत के बाद, गाने के बाद आप भी उसी माहौल को शायद जीते होंगे। एक तरीके तो की ऊर्जा आती है मन में, ऊर्जा आती है, बिल्कुल, और एक तरीके का दृढ़ विश्वास आता है। दूसरा आपसे ये साझा करना चाहूंगा कि संगीत जो है सुनने से आदमी के मन में जो बल आता है वो अपने बिहेवियर में भी वो लाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस चीज से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो सबसे ज्यादा, वही चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। और जब आपकी मोटिवेटेड फीलिंग्स ऊपर आती हैं तो जो लेस मोटिवेटेड फीलिंग्स होती हैं वो भी अपने आप क्लाइम करती हैं, राइट? तो ये एक बड़ा प्रभाव होता है। और मैंने अपना करियर करीब 25 साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में दिया और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़ा रहा। विभिन्न कंपनियों में मैं कार्यरत था। 20 साल करीब मैं लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय से जुड़ा रहा और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रोल्स को मैंने अदा किया और मुझे बहुत खुशी है कि जो कुछ भी मैंने किया आई एंजॉयड माई सेल्फ। पर अपने पर्सनल मोमेंट्स में मैं संगीत से हमेशा जुड़ा हुआ था। एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा कभी नहीं रहा जब मैं संगीत से अभिन्न विमुख हो गया हूँ। बिल्कुल। और देखिए ना, इसी बीच में आपको एक जानने वाली है सुनीता श्रीवास्तव जी, वो भी गोरखपुर से ही हैं और कह रही हैं कि देबू जी, मैं उषा आंटी से बचपन में मिली थी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आरपी वर्मा जी की बेटी हूँ। देखिए कहाँ से कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, देखिए इस प्लेटफॉर्म की। और राहत अंकल की कंपोजिशन की वो फरमाइश कर रही हैं और कह रही हैं कि राहत अंकल की तो बात ही अलग थी, तो जब फरमाइश आ गई है तो उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन मैंने आपके ना सर गजल बहुत सुने हैं,
जी कई सारे ऐसे मुझे मौका मिला, और हालांकि यूट्यूब पे ही सुना है, सामने से तो सुनने का आज पहली बार मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है ये, जी जी क्योंकि अच्छे लोगों का साथ बड़ी किस्मत से मिलता है, तो वो मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे फिर आज। जी। तो एक पिछले गजल की। साल पिछले साल एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बड़े गुणी जन हैं श्री केवल कुमार श्रीवास्तव जी, जी लखनऊ जी में। जी। जी हाँ हाँ। और वो गोरखपुर आकाशवाणी में भी बतौर कंपोजर कार्यरत थे, और बचपन में मैंने उनको बहुत सुना। तो उन्होंने अभी पिछले साल एक बड़ी अच्छी श्रृंखला की शुरुआत करी थी, जिसमें कि जब लॉकडाउन लगा तो पहले ये था कि शायद 21 दिन का लॉकडाउन है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अवस्था आ जाएगी कि काफी। हम दूसरे साल और तीसरे साल में पहुंच जाएंगे इस कोरोना की त्रासदी से। तो उनका उद्देश्य उस मुहिम को स्टार्ट करने का ये था कि घर पे रहें, घर पे सुने, राइट। तो उन्होंने अलग अलग आर्टिस्ट को, केवल जी ने, और बड़े गुणी लेखक हैं श्री अशोक हमराही जी, वो मुंबई में हैं, और उनके साथ जुड़ करके उन्होंने कुछ इस तरीके का स्टार्ट किया कि रोज नया एक गाना अलग अलग आर्टिस्ट से वो गवा रहे थे। तो उन्होंने अभी साल भर पूरा इसको कंप्लीट किया है, 500 से ऊपर गाने उन्होंने किए। तो मुझे अरे वाह। इस बात का फक्र है कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने 4 गाने उसमें गाए, और मेरी माँ ने मुझे पूरा गाइड किया कि मुझको कैसे गाना चाहिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाया। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो कुछ भी है, मेरा भी अपना चैनल है, मैं तो थोड़ा बहुत जो करता हूँ वो करता हूँ। बिल्कुल, अब मैं चाहूंगी कि उस चैनल का लिंक आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर, जब भी आपको मौका लगेगा, डालिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आपको देख सके वहां भी। जी। उस्ताद राहत अली खान साहब की बात चल रही है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी सारी धरोहर रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो ऑडियो टेप्स में मेरे पास ज़ब्त रहीं, बंद रहीं। उस खजाने को मैं चाहता था, एक मेरे मेरे मन में बड़ी लेटेंट फीलिंग थी कि इन कॉम्पोजिशंस को साझा करना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट एरा में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में, हमको इनको डिजिटाइज़ करके यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करना चाहिए। तो मुझे फ़ख्र है और खुशी है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, तो मैंने अभी 1 महीना हुआ है ये चैनल लॉन्च किया है, और इस चैनल का नाम उस्ताद राहत अली खान साहब के नाम पे है, और मेरी माँ उषा टंडन जी के नाम पे है। उसमें उनकी गाई हुई गज़लें मैं हर संडे को एक अपलोड करता हूँ, और अच्छा। ये ये सारी पुरानी गज़लें हैं, मेरी आवाज़ में नहीं, उनकी ओरिजिनल आवाज़ें हैं, और यही सबसे बड़ा मैं कहूँगा गिफ्ट है टू द म्यूज़िक वर्ल्ड, दैट पीपल शुड लिसन टू इट, दे शुड दिस इज़ अ ट्रीट टू देयर ईयर्स, आई वुड से, राइट। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। बहुत बहुत ही उच्च स्तरीय गायन है, और जो हम्म। उस गायन को समझ सकते हैं और उस गायन को पसंद करते हैं, उनके लिए खजाना है, राइट। बिल्कुल तो है, बिल्कुल है। और आज आपके माध्यम से हमें वो खजाना का कुछ अंश सुनने को मिलेगा, ये हमारे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो जी, मैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि एक गजल जी, एक वहां से निकल आए। जो जी। जो खान साहब ने मेरी माँ के लिए कंपोजिशन बनाई, और उन्होंने बहुत सुंदर गाया। उन जैसा तो मैं नहीं गा सकता, पर कोशिश करूंगा कि शायद कुछ पेश करता हूँ। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा गाएंगे। तुम न समझोगे मेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है। इतना दीवाना बनाया है मोहब्बत ने हमें, अब तो ये भी नहीं मालूम तमन्ना
अब तो ये भी नहीं मालूम तमन्ना क्या है। वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते हैं। वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते हैं। कितने हम जैसे फकत बातों पे मर जाते हैं। कितने हम जैसे फकत बातों पे मर जाते हैं। वादा कर लेते हैं। है लगी दिल की कुछ ऐसी के उस महफिल में है लगी दिल की कुछ ऐसी के उस महफिल में जी नहीं चाहता जाने को मगर जाते हैं। जी नहीं चाहता जाने को मगर जाते हैं। कितने हम जैसे फकत बातों पे मर जाते हैं। वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते हैं। हाय क्या चीज है दीवानगी ये शौक के हम। हाय क्या चीज है, हाय क्या चीज है, हाय क्या चीज है दीवानगी ये शौक के हम। बारहा तेरे करीब आके गुजर जाते हैं। बारहा तेरे करीब आके गुजर जाते हैं। कितने हम जैसे फकत बातों पे मर जाते हैं। वादा कर लेते हैं और साफ
कर जाते हैं। ओ माय गॉड, मजा आ गया। मतलब वाकई बहुत रूहानी आवाज है, जैसा सभी लोग कह भी रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी शब्द नहीं है। अब मेरे पास शब्द जब कम पड़ जाते हैं तो मैं फटाफट से लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ सर। आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सुनीसा जी, आपने सुना, आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे मुझे भी गजल बहुत पसंद है और बहुत ही सुंदर कंपोजिशन, उतनी ही सुंदर आपकी गायकी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले लिखा था, संसर्जा दोसर गुणा भवंती। क्या बात है। नरेश महाराज जी हमसे जुड़े हुए हैं, शुभ संध्या बोल रहे हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी ने फरमाइश तो की ही थी और अभी कहाँ हैं, अब आप बताइए तो सही, आपको सुनकर के कैसा लगा। अनिल श्रीवास्तव जाहिर जी हैं, नमन कह रहे हैं आपको। विश्वजीत वर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को पेपर और कैनवास पर व्यक्त करना शुरू कर देता है तो वही विचार दर्शक के लिए कला बन जाती है और आप कलाकार। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद बोल रहे हैं वो। अनिल श्रीवास्तव जी वाह वाह बोल रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं वाह क्या तैयारी है। सुरेंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, वाह क्या कहने हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी भी वाह बोल रही हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी ये बोल रहे हैं बहुत खूब। विश्वजीत वर्मा जी बोल रहे हैं वाह बहुत सुंदर। साथ ही सुरेंद्र प्रजापति जी फिर कहते हैं कि आज बहुत दिनों बाद मन की सुनने को मिली। पिछले दिनों सुरेंद्र प्रजापति जी भी इस के कह सकते हैं कि वो भी बीमार पड़ गए थे और वो भी पॉजिटिव हो गए थे। पॉजिटिव होना आजकल नेगेटिव हो गया है और जब नेगेटिव हो जाते हैं तब हम लोग खुशी से कहते हैं ना कि अब हम नेगेटिव हो गए। वो कितनी पॉजिटिविटी अंदर ले आता है। तो सारे शब्दों का जो खिचड़ी बना हुआ है इस समय, सबका मतलब ही बदल चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे पहले से, अब आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आज तो मन अच्छा लग रहा होगा। अब आप ठीक हो जाएंगे, अब संगीत से जुड़ गए हैं तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देवू जी एकदम बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। और मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतना अच्छा गाने वाला, और आप साइड में और क्या करते हैं फिर? आपने इसको मेन फ्रेम में क्यों नहीं लिया अपनी गायकी को? स्मिता जी, जैसा मैंने आपसे बताया कि 85 में मैंने अपना 10वीं उत्तीर्ण करके गोरखपुर छोड़ा था और मैं कानपुर आ गया था और 11वीं 12वीं और फिर अपनी ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से किया। फिर मैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जुड़ गया और उसी से जुड़ती हुई लाइन मेरी खुली। जॉब की अपॉर्चुनिटी मुझे दिल्ली में 94 में मिली। जून 94 में मैंने दिल्ली पदार्पण किया और 94 जून से लेके लगभग अभी तक ज्यादातर समय मैंने दिल्ली में प्रोफेशनल लाइफ अपनी व्यतीत करी और फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में मैंने अपने को दाखिल किया और उसी में मेरा एक्सपीरियंस रहा। और हालांकि शुरुआती तौर में करीब 98 से लेकर के 2003 तक के बीच में 2002 तक अपना व्यवसाय भी किया, वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड था। पर फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में जुड़ गया और करीब करीब 20 साल मैं लाइफ इंश्योरेंस डोमेन में जुड़ा रहा, जिसमें कि सेल्स, स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग, इन सारे तरीके के रोल्स मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों में किए और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस वक्त वो सारा काम करके। पर मैं एक चीज बहुत अहम रूप से मानता हूं और बहुत इस पे मेरा दृढ़ विश्वास है कि जितना हो जाता है वो बहुत अच्छा होता है। आदमी को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे सोचना चाहिए। तो बिल्कुल। 25 साल करीब हो गए थे मुझे कंपनी दूसरी कंपनियों में काम करते हुए। फिर कुछ मन किया कि मैंने कहा कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए और अपने मन से हमें कुछ हाँ, नया शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी मनाली ने मिल करके ताकि एक यही पूछने वाली थी कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। जी, जी। हाँ जी। तो 2018 सितंबर में हमने दोनों ने हमने मिल करके ये कंपनी निगमित करी और
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एजुकेशन फील्ड में हम इसमें दाखिल हुए और हालांकि एजुकेशन से तो नहीं पर ट्रेनिंग और लर्निंग और डेवलपमेंट क्षेत्र से मैं बहुत प्रभावित रहा और मैं जुड़ा रहा अपने कॉर्पोरेट करियर में भी। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट मनोवैज्ञानिक चेंज लाता है किसी भी इंसान में, और मेरा मानना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको आर्थिक जरूरतें तो होती हैं, बिल्कुल पर वो बिल्कुल आर्थिक जरूरतें हमारी तभी पूरी हो सकती हैं जब हम हमारे में कौशल हो, स्किल, राइट? सो वी शुड हैव द कैपेबिलिटी टू बी स्किल्ड एंड वी शुड हैव द राइट attitude to be getting skilled, okay? And we should be in a position to create something which is a new version of ourselves. जब तक हम अपने मन से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि हमको सबको सीखने की जरूरत है, और जब हम अपने मन से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तभी हमारा एक नया वर्जन बन के आएगा। और हर एक नए दिन में, हर एक नए साल में हमारी जो अपनी पुरानी स्किल्स हैं वो पुरानी होती जाती हैं, तो उन स्किल्स को हमको नई स्किल्स से इसके साथ रिप्लेस करके आगे हॉर्न करते हुए बढ़ना होता है। तो इस क्षेत्र में हमने पदार्पण किया, और एजुकेशन फील्ड में हम विजन ऑफ माय कंपनी इज टू enable the human capital from toddlers to adults, right? तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक, एडल्ट्स तक, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट, ये मेरा विजन है, हम दोनों का विजन है, और इसको तो हम किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन और क्या करते हैं आप इसमें, मतलब आपके जो ट्रेनिंग का जो फील्ड है वो कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि अचानक से फिर इंटरेस्ट आ गया मुझे भी कि मतलब किधर की तरफ है ये लाइन। एजुकेशन तो बहुत ब्रॉड है। आज जो है नई तकनीक के नए माध्यम हैं एजुकेशन के, जो रोट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हमारे एजुकेशन में एक तरह से बुरी तरह से पुराने तरीके को रिपीट कर करके पढ़ाते जा रहे थे, साइंस, किताबी ज्ञान हमारे यहाँ ज्यादा है, हम लोग किताबों को रटने और उसको रट करके और एग्जाम देने में हम लोग महारत हासिल है सदियों से जी। हमारे बच्चों को हमको जो है उसका एप्लीकेशन सिखाना है, जिससे कि वो इस चीज को समझ सकें कि लाइफ में जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, जो उन्होंने थियोरेटिकली पढ़ा या एक्सपेरिमेंट कहा, एक पैराग्राफ पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया नहीं, राइट? Maybe how that is applied in life, right? So we have attempted ourselves to teach the new technologies and emerging technologies of robotics, artificial intelligence, internet of things to school children, जो बच्चे किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम किस तरह से उनको बड़े एक सुगम और बड़े इजी वे में किस तरह से उसको हम रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकते हैं बच्चों को, और प्रोटोटाइप्स वो बच्चे कैसे क्रिएट करें बाय यूजिंग डू इट योरसेल्फ रोबोटिक किट्स। तो हम इस क्षेत्र में, ये एक कोण है हमारे बिजनेस का। दूसरा कोण हमारे बिजनेस का है जिसमें कि हम K-12 स्कूल्स को, मतलब किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक के स्कूल्स को हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, आज डिजिटल एजुकेशन जरूरी इसलिए हो गई, जैसे आज मैं और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, और आज हमारे बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से सारी पढ़ाई कर पा रहे हैं, राइट? और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो, उनको किस तरह से हम इनेबल कर सकते हैं नए प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट दोनों के जरिए, राइट? तो K-12 डिजिटल एजुकेशन भी एक कोण है हमारे व्यवसाय का। फिर हम वी आर ऑल्सो इनटू क्रिएटिंग कंटेंट एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है फॉर इनेबलमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एट द कॉर्पोरेट लेवल। सॉफ्ट स्किल्स
उनको सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है, पर मेरे हिसाब से वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं, दोज आर द हार्ड स्किल्स which are required in life to be successful. Success doesn't come easy in life. It has to be acquired. Success is for the chosen one. सबके लिए नहीं होती है सक्सेस. सक्सेस उसको मिलती है जो सक्सेसफुल होना चाहता है. तो ये मन में तभी आएगा जब एटीट्यूडनली आदमी ओपन होगा कुछ नया सीखने के लिए, राइट? तो we are trying to train people at the corporate level through e-learning. E-learning is not getting enabled easily in the current scenario because of the pandemic. Uh, uh, Classroom training, of course, is becoming very difficult. So e-learning is gaining importance, but corporates are busy maintaining their top lines right now. Businesses are not easy. तो हम ट्रेनिंग कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल. तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इस कार्य के लिए भी, आपकी इस कंपनी के लिए भी, और मेरे और आपके माध्यम से आज जो भी दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस बारे में अगर कुछ जानना हो तो आप पर्सनली आप संपर्क भी कर सकते हैं. अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी से भी, तो आप देबू सेठ जी से संपर्क कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आज पहले हमारा शौक हुआ कर सकता था, पर आज के समय में ये हमारी आवश्यकता है, क्योंकि अब इसके बिना शायद जीवन संभव ना हो पाए. और ये टेक्निकल ही है जो हम लोग यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं. सर, एक कमेंट मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, मैं आपको दिखाती भी हूँ. यहाँ सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, वो कह रहे हैं कि आदरणीय देबू सर जी से मैं पहली बार एपीएम एकेडमी के एक कार्यक्रम में मिला था. हम दोनों लोग एक ही सोफे पे बैठे थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े संगीतज्ञ के साथ बैठा हूँ. सादर प्रणाम आदरणीय सर जी, मैं धन्य हो गया. माय गॉड कितनी संवेदना से परिपूर्ण है ना उनका एक एक शब्द. तो मैं सुरेंद्र जी को मेरा अभिनंदन और धन्यवाद. अच्छा, मैं उनसे मिला था. बताइए, मैं परिचय करवा रही थी और मुझे नहीं पता था कि आप लोग पहले भी मिल चुके हैं. तो बहुत ही खूबसूरत है ये सफर और आपकी बातें और आपकी गायकी. लेकिन अब एक गजल या जो आप चाहें वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि तो खान साहब से जो मुझे सीखने को मिला, राहत अली खान साहब से और मेरी माँ से, वो तो बहुत ही उच्च कोटि का था और रहेगा हमेशा. पर कुछ ऐसे फनकार रहे हैं और हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर रहा हूँ, जिनका मैं हमेशा का मुरीद कहूंगा. बिल्कुल. तो मुझे हुसैन बख्श साहब बहुत बहुत पसंद हैं, और मुझे उनकी गायकी और उनका अनूठा अंदाज बहुत ज्यादा भाता है. और अपने वक्त में कभी रात को मैं YouTube पे अगर कुछ सुनता हूँ तो उनको सुनता हूँ, गुलाम अली साहब को सुनता हूँ, मेहंदी हसन साहब को सुनता हूँ, जगजीत साहब को सुनता हूँ. और आज इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं तो सभी से कहूंगा कि संगीत से जुड़ें, और एक माध्यम है स्टार मेकर जिसपे कि मैं करता हूँ. अच्छा, आप हैं उस पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है. कभी फॉलो करेंगे आपको उस पे. बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने मन को आप दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं और गा करके, और उनके ट्रैक्स पे आप अपने कवर्स निकाल सकते हैं. तो एक गजल में जो कि सागर सिद्दीकी साहब ने लिखी है और हमारे हुसैन बख्श साहब की गायकी. जी, राइट. तो कितने गम, कितने दुख
उभर आए, कितने गम कितने दुख उभर आए, तेरी यादों ने फूल महकाए, कितने गम कितने दुख उभर आए, कितने गम कितने दुख। तुमने तुमने अपनों की बात तक न सुनी, तुमने अपनों की बात तक न सुनी, हमने गैरों के दर्द अपनाए, हमने गैरों के दर्द अपनाए, तेरी यादों ने फूल महकाए, कितने गम कितने कौन बेवफा कौन बेवफा निगाहों को कौन बेवफा निगाहों को धड़कनों की जुबान समझाए, धड़कनों की जुबान समझाए, तेरी यादों ने फूल महकाए, कितने गम कितने हमने फूलों के वास्ते सागर, हमने फूलों के वास्ते सागर, ख़ारज़ारों में हाथ फैलाए, ख़ारज़ारों में हाथ फैलाए, तेरी यादों ने
महकाए कितने गम कितने दुख बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। और कहते हैं ना कि कितना भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या बाहर की चीजें खा लो, जो सुकून चावल दाल और घर के खाने में होता है ना, वो कहीं नहीं होता। और सही बात है, कितना भी आप म्यूजिक सुन लीजिए, जो भारतीयता के जो गजल में है या सुगम संगीत में या शास्त्रीय संगीत की जो बात है ना, वो जी। सुकून और कहीं भी नहीं है। तो एकदम जैसे लगता है ना कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो मैं तो उसको सजेस्ट करूंगी कि देवू सेठ जी को बैठ करके रोज 2 घंटे सुना करो, सुबह शाम। कोई जरूरत ही नहीं है दवा की आपको। तो वो मेरा आपके मेरा अंदर बस गुण है, आपकी चले आवाज तो में। मेरा बस चले तो ये मेरा पहला, आई वुड से, फर्स्ट लव है। या ऑफ कोर्स बिल्कुल। माय और मुझे माय बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके दिस साथ बात इज, करने को मिला हाँ, मुझे। और मेरे बात लिए एक तरह से एलिक्सर ऑफ लाइफ है। दिस इज दिस इज द टॉनिक ऑफ लाइफ टू कीप फॉरवर्ड। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ ऐसे रूबरू। अब मेरी लालच इतनी बढ़ चुकी है ना कि अब ये वर्चुअल से काम तो नहीं चलेगा भई, अब तो कहीं लाइव कंसर्ट वगैरह हो तो फिर मज़ा आए, सामने बैठे और घंटों आपको बैठ कर के सुने। तो फिर बस देखिए वही है कि इंसान दुआ तो करिए लालची कि प्रवृत्ति का दुनिया होता फिर है। से वैसी हो जाए जैसे कभी हुआ करती थी। बिल्कुल। आज आज हाँ, का हमें वक्त वही तो कोई ऐसे लौटा ही दे हमें बीते हुए दिन, हमारे पुराने दिन ही बहुत अच्छे थे। हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कहीं नहीं पहुँचना है, हमें वो वापस ही पहुँचा दो कोई। जी। तो अब सबकी इच्छा यही हो चुकी है। लेकिन खैर, कुछ चीज़ें हैं, वही मैंने कहा ना कि वक़्त पे छोड़ देते हैं। जिस चीज़ पे अपना कोई वश नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा घुसने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। जी। तो देखते जी। हैं जैसा होगा, लेकिन बस यही है कि परिस्थितियां नहीं, सामंजस्य अपने बस की बात है। तो उसकी जरूर। चेष्टा, उसकी कोशिश हम सभी मिलकर के करते रहेंगे। और संगीत उसका एक सशक्त माध्यम है, खुद को शांत रखने का और दूसरों तक खुशी पहुंचाने का। जो कार्य आज इस पटल के माध्यम से देबू सेठ जी के साथ यहाँ हो रहा है, तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका संगत मिला हमें और उनको सुनने का मौका मिला। लेकिन अब मेरी बात करने की इच्छा बिल्कुल नहीं, बस आपको सुनते रहें, ऐसी इच्छा हो रही है। समय बीत रहा है और कुछ चीजें और आप सुना देते, फिर हम लोग अंत में कुछ बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि सुरेंद्र प्रजापति जी भी कह रहे हैं कि वाह क्या कहने, और उनको गजल बहुत पसंद है, ऐसा बता रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी वो भी वाह वाह बोल रहे हैं। प्रेमा मिश्रा जी हमसे जुड़ी हुई हैं। और विश्वजीत वर्मा जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हमारी संगीत परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, जी, बिल्कुल, जरूर। वो हमारी दाल चावल है। बेशक, बेशक, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, यही आधार है पूरे। वो कहते हैं ना कि music has the power to heal, music has the power to convey. Music is transcending, it connects with even innate objects. ये कहा जाता है और ये मानना है कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट था वो एनर्जाइज हो जाता था। यहाँ तक कि गायें खुद अपने आप से दूध देने लगती थी। और उनकी उनकी संगीत में इतनी अब बहुत पुराने वक्त में ना जाएं तो मियाँ तानसेन जब गाते थे तो दीपक हाँ, जल जाते थे। जल जाते थे, तो सही वो बात है। म्यूजिक की एनर्जी और उसकी रिवर्बरेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उससे ये सब हो पाता नहीं था। नहीं, जी। कम से कम मैं तो इस बात को बहुत महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि रोज रात में मेरे लिए तो क्या कहूँ, एक सुकून का पल है। मेरे लोरी भी वही है। और मैं सुजात अली खां को सुनती हूँ, सुजात खान जी जी। को सुनती हूँ। और जी। मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैं आपको भी सुनूंगी। क्योंकि ना जब जगजीत सिंह जी के का इंतकाल हुआ और मुझे जब पता चला, तो 4 दिन तक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपने पापा को जब खोया था, वैसा वाला महसूस होने लग गया। इतना जी। तकलीफ, इतना दर्द, मुझे लग रहा था मैं कैसे, अब मैं क्या करूंगी। फिर उसके बाद मैंने सुजात खान को सुना तो मुझे लगा कि वो मरहम, वो एक चीज मुझे मिल गई।
लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, ये माहौल। तो सर बस कुछ और हो जाए, कुछ और सुन लेते हैं, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को। शाम का वक्त हुआ तो एक गजल खान साहब ने, मैं बहुत छोटा था, कुछ 12-13 साल का रहा हूँगा जब मैंने अपना पहला ब्रॉडकास्ट गोरखपुर आकाशवाणी पे युवा वाणी प्रोग्राम में दिया। तो ये गजल बेकल उत्साहित साहब की लिखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं, और संगीतबद्ध तो उस्ताद राहत खान साहब का ही किया हुआ है। इसके बोल हैं, छट गए बादल निखरी शाम, छट गए बादल निखरी शाम, जल गए दीपक छल के जाम। जी। बहुत खूबसूरत। छट गए बादल निखरी शाम, छट गए बादल निखरी शाम, जल गए दीपक छल के जाम, छट गए बादल निखरी शाम, जल गए दीपक छल के जाम, जल गए दीपक छल के जाम, छट गए बादल निखरी शाम। डूब गई जब नब्ज़े हयात, 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 उनका तब आया पैगाम, उनका तब आया पैगाम, जल गए दीपक छल के जाम, जल गए दीपक छल के जाम, छट गए बादल निखरी शाम। सारी बलाएं हमको कबूल, सारी बलाएं हमको कबूल, आप पे क्यों आए इल्जाम, आप पे क्यों आए इल्जाम, जल गए दीपक
छल के जा, जल गए दीपक छल के जा, छट गए बादल निखरे शाम। और अभी निखरेगा इश्क, और अभी निखरेगा इश्क, और अभी निखरेगा इश्क, और अभी कर लो बदनाम, और अभी कर लो बदनाम। जल गए दीपक छल के जा, जल गए दीपक छल के जा, छट गए बादल निखरे शाम, छट गए बादल। नक्श है कितने दिल पर लोग, नक्श है कितने दिल पर लोग, भूल गए बेकल का नाम, भूल गए बेकल का नाम। जल गए दीपक छल के जा, जल गए दीपक छल के जा, छट गए बादल निखरे शाम, निखरिए शाम, निखरे शाम, निखरे शाम। शानदार, कमाल कमाल कमाल। और छट गए बादल निकली शाम। अभी तो शाम का समय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो विपरीत वाला बादल छाया है वो भी बहुत जल्दी छटेगा और शाम क्या, एक नई आगाज, एक नया सुबह, एक नया सवेरा होगा और बहुत जल्दी होगा। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत आपकी गायकी। और एकदम आपने कहा कि आपने सीखा नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए कि आप किसी को मत कहिएगा कि आपने सीखा नहीं है। एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम जो सालों का रियाज के बाद जो ठहराव होता है कि एक सा को पकड़ने में भी ना हम लोग, मैं तो बहुत कोशिश की चल रही, जो मैंने सुना और जो मैंने अपनी माँ को देखा और खान साहब को, बहुत ही खूबसूरत वो तो मैं पा नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ, पर खैर कोई बात नहीं। कहते हैं ना इस क्षेत्र में अगर हमने कदम जमा लिया, अगर एक कदम भी हम रखने के लायक हो गए और हमने ठहरना और संभलना सीख लिया तो हम बहुत ही किस्मत, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप भी हैं और काफी लोग हैं मेरे जानने में, लेकिन बहुत अद्भुत गायकी है आपकी।
और चलिए मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी ले लेती हूँ। एक तो जो जरूर। सबसे बड़े फैन आज आपके निकल करके आए हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी, जिनको पता भी नहीं था, और खैर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये पता था कि आप गाते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा गाते हैं ये तो शायद मैंने नहीं सोचा होगा। तो रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी आपके बहुत बड़े फैन हो चुके हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी आपके बहुत बड़े फैन है, साथ ही हमसे जुड़ी हुई है गार्गी राय जी, वो भी बोल रही है बहुत खूब, बहुत अच्छी कवियत्री है सर वो, और समाज सेवा से जुड़ी हुई है और शिक्षिका हैं जबलपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुरेंद्र प्रजापति की जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं और वो आपके मुरीद हो चुके हैं, और रुपेश जी भी बोल रहे हैं कि वो आपके कायल हो चुके हैं आपकी आवाज के। किरण श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, क्या बात है बोल रही हैं, शानदार, बहुत ही खूबसूरत है आज का शाम और आज का ये समा आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी गायकी और आपके यहाँ के प्रस्तुति की वजह से थोड़ा एक सुकून जो मिल रहा है ना, ये मौका हम नहीं जाने देंगे। समय बहुत तेजी से अपने चरम पे बढ़ता ही चला जा रहा है। सर लेकिन ये आप अपनी माता जी का जिक्र कर रहे हैं, खैर जी। उनके तो क्या कहने, और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी अगर हम उनको मिल पाए, उनसे हमको कुछ सुनने का मौका मिले। तो जरूर। अभी कैसी हैं वो, अ, पिछले क्या साल अभी भी वो गाती हैं कि माँ ने सन 93 में एक तरह से सेल्फ प्रोक्लेम्ड उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। कुछ हमारे परिवार की स्थिति कुछ ऐसी थी कि कुछ अकस्मात घटनाएं हुई, कुछ बुजुर्ग हमारे गए उस वक्त में, तो उनके मन में बहुत आघात था और उतना वो मन से उस चीज पे जुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके दायित्व अपनी फैमिली के प्रति कुछ ज्यादा थे उस समय, क्योंकि उनको वो पूरा पूर्ण करना उनको जरूरी था। तो एक तरह से उन्होंने सेल्फ यू नो डिसीजन था उनका कि मैं अब नहीं गा पाऊंगी, तो धीरे धीरे करके उन्होंने नहीं गाया। पर म्यूजिक का माहौल हमारे घर में सदा रहा। पर उनकी तबीयत पिछले साल ज्यादा खराब हुई, और कोरोना तो घर में हमारे सभी लोगों को हुआ, मेरे पिताजी को माताजी को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, और ईश्वर की कृपा कि वो ठीक होकर के आए। ईश्वर के आगे नतमस्तक हैं हम कि हमको आज उनका आशीर्वाद प्राप्त है। माता जी को कैंसर हुआ लास्ट ईयर, पर वो बहुत ब्रेव फाइटर हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को मेडिकली ठीक होने की चेष्टा करना, ये एटीट्यूड रखा है। तो शी हैज ऑलवेज फॉट बैक एंड गॉड हैज बीन काइंड टू ब्लेस अस टू हैव हर विद अस, एंड शी इज ओके। उम्र है उनकी 81 साल की हो चुकी हैं, तो उस अवस्था में शायद हम कभी पहुंचे तो हम समझ पाएंगे कि उनको क्या एक्स एंड पेन्स और कैसे हैं, पर फिर भी बहुत एफर्ट करके अपने आप को अग्रणी रखती हैं, सारे कार्य अपने आप ज्यादातर करने की कोशिश करती हैं, और हमारे सारे परिवार का सबका मिलजुल करके यही एफर्ट रहता है कि उनको हम वी ट्राई एंड गिव हर अ हैप्पी लाइफ। लाइफ इज ऑलवेज अ लिमिटेड रिसोर्स, इट ऑफर्स अ लिमिटेड हम विंडो। सबकी ये दुआएं हैं, हम सबकी ये दुआएं हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, प्रभु उनको चुरायु करें, ऐसा रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं जी। और माता पिता का आशीर्वाद सर पे हो तो फिर अपने आप में बहुत बड़ा संबल होता है, मैं इस बात को मैं खैर आशा से स्मिता जी ये YouTube चैनल मैंने लॉन्च किया कि मैं कोशिश करूं कि ये जो अविस्मरणीय रिकॉर्डिंग्स और जो अविस्मरणीय ये कॉम्पोजिशंस हैं ये दुनिया में साझा हो सकें, और इसको संगीत प्रेमी इसका लुत्फ उठा सकें, और उनके जीवन में मैं इसको उनके सामने एक तरह से डिजिटाइज करके इमॉर्टल कर दूं। वरना ये तो कैसेट्स तो खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं जी।
मैं चाहता नहीं था अपने स्तर से जी कि ये आगे बढ़े। राइट। हाँ, चलिए, आप एक पुत्र होने के नाते अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर भी है ये कि ठीक है, वक्त तो गुजर जाता है और यही है प्रकृति का नियम, लेकिन जिस चीज को हम जैसे भी संजो सके ना, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। बस प्रभु उनको चिरायु रखें, उनका आशीर्वाद बना रहे। मेरी बहुत इच्छा है एक बार उनसे मिलने की, क्योंकि इतने बड़े कलाकार से मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन उनके एक सूक्ष्म रूप में सही, लेकिन आपको दर्शन पा करके भी ना लगा कि जैसे ठीक है। अंत में चलिए मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी ले लेती हूँ। सुरेंद्र प्रजापति जी तो आपके मुरीद हैं ही, वो तो लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। आपको जब मौका मिलेगा तो आप उनको रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा। सुधा मोदी जी हैं सर, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, गजल बहुत अच्छा लिखती हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और शानदार व्यक्तित्व की धनी है वो भी। और वो आपको कह रही है कि बहुत ही सुंदर भावों का संगम और स्वर लहरी, आप नमन कह रही हैं आपको। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी आपके कदम को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है आपका, जो आपने इतना अच्छे से कंपाइल करके रख रहे हैं आप चीजों को धरोहर के रूप में। तो उसका लिंक आप यहाँ पे जरूर शेयर करिएगा ताकि हम लोग भी देख सकें और उनसे जुड़ सकें। ऐसे साक्षात तो नहीं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से ही सही हम उनको सुनने की मेरी इच्छा है, और मुझे लगता है कि सभी की इच्छा ये जागृत हो चुकी होगी। तो सर, उनका कोई कॉम्पोजिशन अगर जो आपको बहुत पसंद हो। देखिए, मनाली सेठ जी का भी एक कमेंट आ गया है, मैं उसको पहले पढ़ूंगी फिर आगे बात करूंगी। जो भी कहना हो वहां मेरी कहानी कहना, अच्छा, कहानी कहना, माँ की ख्वाहिश पर प्लीज सुना दीजिए। क्या बात है। दर्शकों, मैं बता दूं कि मनाली सेठ जी इनकी अर्धांगिनी है और इसीलिए वो इस बात को कह भी पाई, नहीं तो हम लोगों को क्या पता कि क्या सुनना है हमें। जी, ये गजल साहब ने बनाई, और खान साहब की हमारी जो एक सबसे बड़ी खूबी थी, वो एक चीज को सिर्फ एक तरह से नहीं, वो चौमुखे आर्टिस्ट थे। तो वो एक गजल को 3-4 तरीके की धुनों से भी बना करके प्रस्तुत करते थे। तो जिस तरह से उन्होंने ये गजल बनाई और माँ ने उसको जितनी खूबसूरती से गाया, उसका वर्णन करना और उसको उसके पास आ पाना एक अपने आप में बहुत मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल टास्क मैं कहूँगा। और ये सन 82 में एलपी रिकॉर्ड रिलीज हुआ, और उस्ताद राहत अली खान साहब और माँ की गज़लें म्यूजिक इंडिया ने रिलीज करी। तो जो भी कहना हो वहां मेरी जुबानी कहना, लोग कुछ भी कहें तुम आग को पानी कहना। क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन। तुम न समझोगे मेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है। इतना दीवाना बनाया है मोहब्बत ने हमें, तो ये भी नहीं मालूम तमन्ना क्या है। अब तो ये भी नहीं मालूम तमन्ना क्या है। जो भी कहना हो
मेरी जुबानी कहना, जो भी कहना हो वहाँ मेरी जुबानी कहना। लोग कुछ भी कहें तुम आग को पानी कहना, जो भी कहना हो। ये अगर पलकों पे बह जा, ये अगर पलकों पे रह जाए तो आंसू कहियो, ये अगर पलकों पे रह जाए तो आंसू कहियो, ये अगर पलकों पे ठहर जाए तो आंसू कहियो, और बह जाए और बह जाए तो दरिया की रवानी कहना। लोग कुछ भी कहें तुम आग को पानी कहना, जो भी कहना। बाप रे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और सर मुझे लगता है ना, गजल की यही खूबसूरती होती है कि कितने कम शब्दों में सारे जज्बात और कितने सारे एहसासों से लोगों को जोड़ देती हैं। गजल इसीलिए बहुत ही खूबसूरत होता है। गजल जो अल्फाज है वो एकदम जो हिरनी दिल होती से है, निकलता है। उसकी हाँ, आंखों में जो एक अश्रु दिखता है उसको गजाला बोलते हैं, उससे डिराइव किया गया है। हाँ, और गजल गजल में पैथोस और दुख और अपने बिलवड से दूरी का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होता है। और गजल वो माध्यम है जिससे कोई अपने दिल की बात दूसरे तक कन्वे कर सकता है म्यूजिकली, राइट। और हाँ, उर्दू शायरी में इतना वजन है और इतना गंभीरता है, और वो जबान मखमली और इतनी खूबसूरत है जिसका कि कोई सानी नहीं है, राइट। अपने आप बिल्कुल में वो कन्वे इस तरह से कर पाती है और इतनी अदब से और इतनी खूबसूरती से कि उस जबान का मखमली अंदाज अपने आप में निराला है। जी, बहुत ही खूबसूरत। और आज का ये समय आपकी वजह से इतना खुशनुमा हो गया। और चलिए कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ लेती हूँ। सुधा मोदी जी हैं, कह रही हैं आपकी कलाकारी को नमन है। और साथ ही उन्होंने कुछ मिसरे पेश किए हैं यहाँ पे जो मैं पढ़ लेती हूँ कि देखने को मिल जाए सुबह शाम खुशियां, ए आती हुई सुबह तू ले आ तमाम खुशियां। और साथ ही लिखती हैं कि यही कतरा है, यही दरिया है, यही समंदर है, नारी माँ बहन पत्नी बेटी हर रूप में सुंदर है। क्या बात है, क्या बात है वाकई। सुरेंद्र प्रजापति जी तो खैर लगातार बने हुए हैं। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं संगीत की ताकत से परिचय करवा दिया आपने, वाह।
मनाली सेठ जी हैं, कह रही हैं माँ का बहुत आशीर्वाद आपको। जी, माँ का आशीर्वाद तो वैसे भी रहता है, लेकिन जब बेटा उनके नक्शे कदम पे चलता है ना, तो माँ की आत्मा तृप्त हो जाती है। लगता है मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे संगीत से जुड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि संगीत वो साधन है जो मनुष्य को मनुष्यता में परिवर्तित बनाए रखता है। क्योंकि आज के समय में ना प्रत्येक व्यक्ति क्या है, मशीन बनता चला जा रहा है जी कि उसी तरह से सोचना है, पैसे के पीछे भागना है, इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस को खत्म करता है संगीत ही। तो अगर संगीत का दामन किसी ने पकड़ लिया तो दुरुस्त फिर वो फरमाया। डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो बहुत ही खूबसूरत शाम, और देखिए कैसे समय बीतता चला गया, पता ही नहीं चला। तो अब आगे क्या कहें, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही स्मिता जी, सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल गायक नहीं हूँ, सिर्फ अपने स्वांता सुखाय आपको के लिए। होना चाहिए था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको होना चाहिए था, आप क्यों नहीं हैं? ये आप क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं हैं, और अब से आप शुरू कीजिए। कोशिश खैर, करूंगा हमें कि मिलता रहे, बस हमारे लिए प्रोफेसर का यही इतना मतलब है कि हमें परिपक्व आप हो जाएं कि किसी के सामने पेश कर सकें। आज आपने एक तरह से वो झिझक मेरे से हटाई है, और मैं आपके सारे गण्यमान्य श्रोताओं के साथ जुड़ पाया हूं और कुछ पेश करने की कोशिश करी है मैंने। तो शायद आज एक नई पहल हुई है, और मैं इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा संदेश आज सारे हमारे श्रोताओं को यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जान और अपनी जान और अपने प्रियजनों की करवा जान को बचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इस समय अगर हम अपनी जान को सुरक्षित रख पाए तो वो बहुत बड़ा अपने आप में कीर्तिमान होगा। हमें अपने आप को एक्सपोजर से बचाना है, हमें बाहर नहीं निकलना है। और ये जैसी मुहिम आपने करी है, 1.5 घंटा अगर हम लोगों को जोड़ पाए और उनको बाहर जाने से रोक पाए, रोक पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और नहीं, जैसा कि अभी हालात हैं, हमको अपने आप को बहुत ही सुरक्षा के कवच पहना करके, चाहे मास्क है चाहे हैंड वॉश है, इससे बहुत ज़्यादा अपने आप को लैस रखना है। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोचें, अच्छा सुने। और ये हमको एक तरह से तंदुरुस्त मस्तिष्क, तंदुरुस्त अ, काया देगा। हाँ, हाँ, तंदुरुस्त शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही सकारात्मकता जीवित रह सकती है। तो हमें हर चीज के हर एक पहलू पे विशेष गौर करना है, सभी को साथ लेके चलना है, साथ किसी का नहीं छोड़ना है, साथ बनाए रखना है। और उस साथ बनाने में आज 1 घंटा और 30 27 मिनट 28 मिनट होने जा रहे हैं, कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला। लेकिन लोगों का लालच कम नहीं हो रहा है सर। देखिए, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं एक और। तो एक और, देखिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए कभी किसी का। हमें समय की कोई बाध्यता नहीं है, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, आपके पास भी कोई काम नहीं है फिलहाल, और होगा भी तो सब छोड़ दीजिए फिलहाल। तो 1-2 कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, और आप, कोशिश करता हूँ एक जी। तो लालच हमारा बढ़ ही रहा है, तो आप उसको पूरा कर दीजिए। फिर सुरेंद्र प्रजापति जी तो जुड़े हुए हैं, और वो वाह 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 वाह, बहुत सारा वाह है उनका। साथ ही सुधा मोदी जी कहती हैं कि बिल्कुल सही कहा, मखमली एहसास होता है गजलों में। जी हाँ। और साथ ही वो कहती हैं कि पर आप दिलों को सुकून देती हुई गजलों का मखमली एहसास कराते हैं। आपका हार्दिक आभार और शुभकामनाएं। सुधा तरु जी, तरु बोलती हैं खुद को। और ये रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, यह आगाज खूबसूरत है, अंजाम तक पहुंचे यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद सभी का, इतने अच्छे कमेंट्स। मैं आप सबका आभारी हूँ जी। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी फिर आपको एक बार और समय निकालना होगा, क्योंकि लोग अब आपकी आवाज के दीवाने हो चुके हैं। तो भले आप प्रोफेशनल ना हो, लेकिन हम तो आपको उसी तरह से देखेंगे कि बस आपको सुनने को मिलते रहे, हमें और क्या चाहिए। ये बशीर बद्र साहब की गज़ल है, बहुत उम्दा शायर हमारे कंट्री के। और
इस गज़ल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में राहत अली खान साहब ने संगीतबद्ध किया और ये एज अ डुएट गाया खान साहब ने और माँ ने। अच्छा, अरे वाह! कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो। वो बड़ा रहीमो करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। वो बड़ा रहीमो करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो। तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर मेरे बाजुओं में थकी थकी
अभी मैं है वे ख्वाब है चांदनी, मेरे बाजुओं में थकी थकी, अभी मैं है वे ख्वाब है चांदनी, न उठे सितारों की पाल के, कभी आटों का गुजर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो, कभी हो गया मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर कि मेरी नजर को खबर न हो। क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया भाई सर आपने तो सभी का। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, जितने खूबसूरत उसके अल्फाज उतने ही खूबसूरत उसका कंपोजिशन और उतना ही खूबसूरत आपकी गायकी। नमन है आपको, आपकी आवाज को, आपके इस बहुत ही खूबसूरत समय। एक बहुत ही खूबसूरत ये सफर रहा आपके साथ में और बहुत ही खुशनुमा माहौल कर दिया आपने, क्योंकि इस गम भरे शाम में एक खूबसूरत थोड़ा सा समय हम निकाल पाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो वो चीज आपने हमें बांटा है, आज दिया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, सभी की तरफ से आपको शुक्रिया, सभी दर्शकों की तरफ से। और सर समय बहुत हो गया है तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आपसे कि बहुत जल्दी एक बार फिर हम लोग ऐसे ही बैठेंगे और आपको सुनेंगे। तो क्या कहने, फिर जब भी आपको समय मिलेगा आप मुझे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। इतना मेरा सबने प्रोत्साहन किया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और कोशिश करूंगा कि आगे अगर आपने मौका दिया और ईश्वर ने हमें मिलने का मौका दिया मैं तो बुला रही हूँ सर आपको, मौका की बात किया, आप हमें मौका देते रहिए, हम लोग ऐसे ही बैठेंगे और आपको सुनेंगे। कितना खूबसूरत सब कुछ रहा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ मैं इस मंच से। और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह से इस पटल से, जज्बातों के भवसागर से आप सभी लोग जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है, यहाँ पे लाइव करते हैं हम लोग। और बस आपका साथ चाहिए और सर का फिर से साथ मिलेगा तो हम लोग फिर से बैठेंगे। तो आज यहीं से अनुमति लेते हैं लोगों से और फिर बहुत जल्दी हम मिलेंगे इस वादे के साथ में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए अच्छे से, अपनों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सकारात्मक रहिए। कुछ अच्छा करिए, वो काम करिए जो सालों से आपने सोचा था लेकिन समय नहीं मिलता था और आप नहीं कर पाते थे, उसमें करिए वो कार्य और साथ ही लोगों की मदद में जुड़े रहिए। बस इन्हीं बातों के साथ में नमस्कार।